हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। देखो क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ऑप्शन है मल्टीपल्सिटी ऑफ क्रॉप्स। तो ये तो है क्योंकि हम मल्टीपल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और प्रीडोमिनेंस ऑफ लार्ज फार्म। तो इसका राइट आंसर है प्रीडोमिनेंस ऑफ लार्ज फार्म, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो है लार्ज फार्म, जो बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में फार्मिंग होती है, वो कम है। ठीक है, तो ऐसे जो लार्ज फार्म जो होते हैं वो यूएसए, फ्रांस, इटली, यहाँ पे मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। और ओवर डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ओवर डिपेंडेंस ऑफ नेचर, ये भी आपको पता है कि बारिश के पानी पे हम ज़्यादातर निर्भर रहते हैं अपनी फसलों के लिए। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये भी आपको पता है क्योंकि हमारे पास उत्तम संसाधन नहीं है, जिसलिए हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम लेवल की है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ लार्ज फार्म इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज, तो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला। तो इन दो में से तो आप सीधा ही इनको एलिमिनेट कर दोगे, बचे केरला और कर्नाटका। तो इनमें से है केरला। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? केरला को बोला जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, तो केरला इज रेफर टू एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप बड़ी आसानी से लगा दोगे, आई होप। तो देखो, खरीफ क्रॉप्स के बारे में पूछा गया है। दी खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन, तो कब उनको काटा जाता है जो खरीफ फसलें जो होती है। तो खरीफ फसलों का आपको पता है कि जो रेनी सीजन होता है, या जो मॉनसून सीजन होता है, या फिर जो साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन जो होता है, उसमें हम खरीफ फसलों को बोते हैं। ठीक है, और उनको हार्वेस्ट, या मतलब जो उनकी कटाई जब होती है वो कब होती है? वो होती है एंड ऑफ मॉनसून में, मतलब अक्टूबर नवंबर के महीने में। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका अक्टूबर नवंबर। और इस टाइम जो है वो रबी की फसलों का फिर बोने का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो इसके बारे में। द प्रिंसिपल खरीफ क्रॉप्स आर ज्वार, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, तंबाकू, शुगर केन, बाजरा, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल, या फिर गॉड, लेडीज फिंगर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी खरीफ की फसलें हैं। एग्जाम्पल आपने जरूर इनके याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। दीज आर मेनली समर सीजन क्रॉप, दीज रिक्वायर्स मच वाटर एंड लॉन्ग हॉट सीजन। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता है कि खरीफ फसलें जो है वो कब होती है और कौन से सीजन में होती है, किस टाइप का उनको एनवायरनमेंट चाहिए होता है। द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन नवंबर एंड अक्टूबर नवंबर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पैडी, टी, या कॉफी या शुगर। तो इसका राइट आंसर है टी। इंडिया जो है टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। तो देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर ऑफ टी इन द वर्ल्ड एंड अकाउंट्स फॉर 28% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड 15% ऑफ द ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड का। ठीक है, तो इतने से आंकड़े भी आप इनको जनरली याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ इंडिया? तो केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, या फिर तमिलनाडु। इस क्वेश्चन को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो राइस बॉल ऑफ इंडिया कौन से स्टेट को बोला जाता है? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो राइस होते हैं वो कौन से स्टेट में होते हैं? वो होते हैं वेस्ट बंगाल में। आंध्र प्रदेश को राइस बॉल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जितना जो आंध्र प्रदेश का एरिया है उसके मैक्सिमम भाग में राइस की खेती की जाती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है राइस बॉल ऑफ इंडिया। और राइस बॉल ऑफ द
वर्ल्ड, वो क्या है, वो कौन सी कंट्री है, वो है वियतनाम। ठीक है। और शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड वो है क्यूबा। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में बस इतना ही है कि राइस बॉल जो है आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। और मैक्सिमम जो राइस होता है वो कौन से स्टेट में है, वो जैसे मैं बताया आपको वेस्ट बंगाल में। और जो वीट होता है मैक्सिमम वो होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एंडोसल्फान स्प्रे ऑन कैशियो क्रॉप resulted in the pollution to the tune of tragedy in। देखो, एंडोसल्फान स्प्रे क्या थी, ये स्प्रे जो है ये एक कीटनाशक दवाई होती है। इसका स्प्रे जो है वो कैशियो क्रॉप्स या फिर दूसरी पौधों पे वो किया जाता था, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल थी। और ये केरला, आंसर है इसका केरला। ये केरला में जो है वो लोगों को और जो प्रेग्नेंट वोमेन होती थी उनके बच्चों को इफेक्ट करते थे। तो इसलिए फिर एंडोसल्फान स्प्रे को केरल गवर्नमेंट ने पूर्ण रूप से इसको बैन कर दिया गया। ये सबसे ज़्यादा स्प्रे जो चला था, कीटनाशक स्प्रे जो चला था, ये चला था 1940 से 1960 के बीच में। ठीक है, मैक्सिमम इस वाले टाइम में जो है इस स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में इसके नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा आए। और केरला में जो है इस पे बहुत सारी पिटीशन भी पड़ी थी इससे रिलेटेड, और यहाँ पे फिर इसको बैन कर दिया गया। और उन लोगों को जो इससे इफेक्टेड थे उनको फिर मुआवजा भी दिया गया। ठीक है, तो एंडोसल्फान स्प्रे के बारे में आपने याद रखना है कि इसको कहाँ पे बैन किया गया है, केरला में। और एंडोसल्फान स्प्रे जो है वो है क्या, वो एक कीटनाशक स्प्रे है। ठीक है, तो इतना आपने इसके बारे में याद रखना है। देखो, कासरगोड इन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज रिसेंटली बीन इल फेमस ऑफ एंडोसल्फान स्प्रे ऑन कैशियो क्रॉप। द स्प्रे ऑफ दिस बैंड केमिकल वाज रिपोर्टेड टू हैव लेड congenital abnormalities, mental retardedness and cancer in local population। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इस स्प्रे की वजह से हुई। तो लोग बहुत ज़्यादा इससे बीमार पड़ने लगे थे और फिर केरल सरकार ने इनको मुआवजा भी दिया था। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट इज नॉट नोन टू प्रोड्यूस टी। तो असम तो आपको पता है कि असम जो है मैक्सिमम पार्ट पे असम के चाय की खेती होती है, तो असम तो है ही। केरला में भी चाय की खेती होती है। वेस्ट बंगाल का भी आपको पता है, दार्जिलिंग टी सबसे फेमस है। और फर्स्ट जीआई टैग जो मिला था, ग्लोबल इंडिकेशन जो टैग मिला था, वो दार्जिलिंग टी को ही मिला था। ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और छत्तीसगढ़ में ये चाय की खेती नहीं होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। द टी प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी टी का प्रोडक्शन होता है। ये कांगड़ा वैली में हिमाचल प्रदेश में टी का प्रोडक्शन होता है, तो हिमाचल में भी होता है इसका टी का प्रोडक्शन। द लार्जेस्ट स्टेट विद एरिया अंडर टी प्लांटेशन इन इंडिया इन आसाम इज आसाम। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो प्लांटेशन है टी की वो कहाँ पे है, वो आसाम में है। फॉलोड बाई वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल और देन तमिलनाडु। और कॉफ़ी कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा, ये होती है कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्रीडोमिनेटली इंडिया प्रैक्टिस्ड सब्सटेंस एग्रीकल्चर। देखो, आपको पता है कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम हमारे एग्रीकल्चर की स्थिति क्या थी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जिससे हम अपनी जो खेती बाड़ी थी, जो एग्रीकल्चर कंडीशन थी, उसको और अच्छे से मजबूत कर सकें। जब 1960 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद ही जो फ्रूट ग्रेन था उसके बारे में एक बहुत ज़्यादा फिर इंक्रीज देखने को मिला था प्रोडक्शन में।
ठीक है। लेकिन जो इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारी स्थिति थी एग्रीकल्चर की, वो कैसी थी? वो थी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि लोग जो हैं, जो उस टाइम के फार्मर थे, वो सिर्फ अपनी जीविका चलाने के लिए ही खेती बाड़ी करते थे। मतलब वो उतना ही अनाज उगा पाते थे जितनी उनको ज़रूरत होती थी, या जितना वो खा पी लेते थे, वह अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते थे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। मतलब उनके पास फिर बेचने के लिए कोई अनाज नहीं बचता था, वो सिर्फ अपने यूज़ के लिए ही या अपने परिवार के भरण पोषण तक ही अनाज उगा पाते थे, ठीक है। और मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? मतलब जो हम फसलों उत्पादन करते हैं, फसल का उत्पादन करने के साथ साथ हम पशुपालन भी करें। मतलब जो पशुपालन होता है वो भी हमारी इनकम का एक सोर्स हो, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसको झूम कृषि भी बोला जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर वो स्थानांतरित भी होते हैं। मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है स्थानांतरित कृषि। मतलब एक जगह पर ट्राइब्स पे ये देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में, तो एक जगह पे ये पहले जंगलों को काटते हैं, उस लैंड को जो है वो प्लेन बनाते हैं और उस पर फिर खेती बाड़ी करते हैं, और उसके बाद फिर जब उस फसल को पक जाती है, फिर वहाँ को उस फसल को वो काट के नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं और आगे भी फिर इसी तरीका अपनाते हैं, ठीक है। तो ये होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारी कंडीशन क्या थी? उस टाइम हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पर निर्भर रहते थे हम, ओके। तो देखो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन फार्मर्स प्रैक्टिस्ड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ओनली प्रोड्यूसिंग इनफ टू फीड देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये मतलब होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस फूड एंड कैश क्रॉप सप्लाई हैज ग्रेटली इम्प्रूव्ड विद द इनिशिएशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी 1960। तो आपको पता है 1960 का जो दशक था, उस टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था, और 1965-66 के बीच में हमने राइस और फूड के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो मिक्स्ड फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये सारे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस का कौन सा स्टेट है? वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पल्सेस होती है। द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया इज द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कंट्रीब्यूट कितना? अबाउट 24% ऑफ द ओवरऑल पल्सेस प्रोडक्शन इन द नेशन। पूरे देश का 24% पल्सेस जो है वो मध्य प्रदेश में ही प्रोड्यूस की जाती है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, विच इंडियन स्टेट इज द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर? तो कॉटन प्रोड्यूसर के मामले में सबसे टॉप पे कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो कॉटन सबसे ज़्यादा जो होता है वो वेस्ट वाली साइड में होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में, ठीक है। लेकिन एरिया की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में कॉटन की फसल जो है वो बोई जाती है, तो वो है महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन की बात जब आती है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो वो होता है गुजरात में, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपने समझना है। तो देखो, गुजरात इज द लीडिंग कॉटन ग्रोइंग स्टेट व्हाइल महाराष्ट्र डिवोट्स द लार्जेस्ट एरिया टू कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि लार्जेस्ट जो कल्टीवेशन होती है एरिया पे कॉटन की, वो होती है महाराष्ट्र में, लेकिन कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा वो होता है गुजरात में। विद एन एस्टिमेटेड 4 मिलियन फार्म, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया डिवोटेड द कॉटन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, ठीक है। और आपको मैंने एक बात, जब हमने सॉइल के बारे में डिस्कस किया था, तो जो काली मिट्टी या रेगर सॉइल
या ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कॉटन की फसल के लिए कौन सी मिट्टी का यूज़ होता है, कौन सी मिट्टी जो है वो सुटेबल होती है। तो वो होती है ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल, या फिर क्या बोला जाता है उसको, रेगर सॉइल, ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो ये वोल्केनिक इरप्शन से निकली हुई मिट्टी होती है, जो पहले वहाँ पे जो दक्कन प्लेटू होता है वो पूरा का जो है वो वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।